नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा और पहली खबर की ओर चलेंगे। टोंक से आ रही खबर जान लीजिए, जहां पर नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया है। आमली मोड़ पर रोका गया है काफिला और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने काफिले को रोका है। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिला रोका गया है। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से गाड़ी में बैठकर वार्ता जारी है। तो टोंक से बड़ी खबर, नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया। आमली मोड़ पर रोका गया है काफिला। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने काफिले को रोका है। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिले को रोका गया है। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से गाड़ी में बैठकर वार्ता जो है वो भी जारी है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही काफिले को रोक दिया गया। टोंक एसडीएम और एसपी मौके पर मौजूद। रवीश टेलर हमारे साथ फोन लाइन पर। क्यों रोका गया रवीश जी, जरा बताइए विस्तार से, इस खबर को विस्तार से जानकारी दीजिए और क्या लेटेस्ट अभी इस पर, उसके बारे में बताइए। मंच से ऐलान किया था कि कोटड़ी जो जिनकी जनसभा थी, तो एक योजनाबद्ध, क्योंकि वो पहले ही कह गए थे कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं जयपुर कूच करूंगा। तो उस सूरत में नरेश मीणा ने मंच से ऐलान किया, अपनी गाड़ी में बैठ गए। उस सूरत में पुलिस या प्रशासन समझ पाता, उससे पहले ही जो है जयपुर कूच का ऐलान हो चुका था नरेश मीणा गाड़ी। अब उस सूरत में पुलिस के सामने ये स्थिति थी कि क्या किसी आबादी के आसपास रोका जाए, लेकिन उस सूरत में पुलिस और प्रशासन ने पहले योजना बनाई होगी। और आमली मोड़ है, क्योंकि वो जगह थी वो अलीगढ़ के पास थी और अलीगढ़ एक रिहायशी बड़ा कस्बा है, तो उस सूरत में योजनाबद्ध तरीके से जो है रास्ते में रोका गया है। और इस समय नरेश मीणा से एक बार फिर से प्रशासन की वार्ता हो रही है। और नरेश मीणा की इससे पहले भी एडीएम और एसडीएम ने वार्ता की थी। स्थानीय मांगों पर तो कल ही बात बन गई थी, लेकिन नरेश मीणा चाहते थे कि राज्य स्तरीय जो समरावता कांड में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों में युवाओं की जो थे जिनके नाम थे, उन केस के बारे में जो प्रकृति की बात की थी। तो उस सूरत में नरेश मीणा एक सम्मानजनक समझौता ये बात चाहते हैं कि किसी युवा का भविष्य नहीं बिगड़े। तो उस सूरत में वार्ता चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि कल यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री का टोंक के निवाई में कार्यक्रम है। ये निवाई वही जगह है जहां से नरेश मीणा का जो कूच का जो रास्ता है टोंक से निवाई होकर जयपुर पहुंचता है। तो उस सूरत में प्रशासन पर भी दबाव है। तो ऐसी स्थिति में वार्ता चल रही है। क्या परिणाम निकल के आता है, देखने वाली बात ही होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं 12 की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी से बीजेपी में हड़कंप है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव आयोग का आरोप। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल और चिट्ठी को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये मोरपाल सुमन का कहना है। 12 के बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम ये चिट्ठी है और चिट्ठी में अंता उपचुनाव में हार की समीक्षा रिपोर्ट की भी बात जो है वो की गई है। तो मोरपाल सुमन के नाम की वायरल चिट्ठी, बीजेपी में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की मदद कर चुनाव हारने का आरोप लग रहा है। पार्टी में भीतर घात को लेकर सवाल उठ गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे मोरपाल। अर्जुन अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो अर्जुन जी, बड़ी बात, और यहां पर मोरपाल जी का साफ कहना कि चिट्ठी को लेकर हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। 12 की बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के नाम है चिट्ठी है। क्या लिखा है उस चिट्ठी में और क्या, जरा विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दीजिए, हो क्या रहा है यहाँ? जी, ये जो चिट्ठी है आज दोपहर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी है उसको लेकर जब हमने मोरपाल सुमन से बात की, जो 12 पंचायत समिति के अभी प्रधान भी है, और उन्होंने नवंबर 2025 में जो चुनाव हुआ उसी को दरमियान को लेकर ये पूरा वाकया है। लेकिन जो बीजेपी खेमा है पूरा 12 जिला बीजेपी कार्यकारिणी, उसमें हड़कंप सा बचा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि एक जो समीक्षा रिपोर्ट है पूरे चुनाव की, उपचुनाव की, वो एक वायरल हो गई, लेकिन वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि खुद मोरपाल सुमन का ये कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है। जबकि इस पर जो हवाला दिया है वो नरेश मीणा, जो नरेश सिकरवार है, बीजेपी 12 के जिलाध्यक्ष है, उनके नाम चिट्ठी लिखी गई है और केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें हवाला दिया गया है जिस तरह से। तो जब ये चिट्ठी वायरल हुई तो इसमें कोटा से लेकर 12 तक के जो बड़े नेता हैं, अभी सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रधान है, तमाम लोगों का हवाला दिया है कि उन लोगों ने भीतरघात किया है। जो कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी विजय हुई है चुनाव में,
प्रमोद जैन भैया, उन्हें सपोर्ट किया गया है प्रत्यक्ष रूप से। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता का मामला है और इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो ये जो चुनाव था पूरा नवंबर 2025 में पूरा सुर्खियों में रहा, अंतर विधानसभा चुनाव, क्योंकि जो यहाँ से 2023 में जो चुनाव जीते थे कंवरलाल मीणा, वो एक मामले में जेल चले गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद जो पार्टी प्रत्याशी की जो चयन हुआ, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे से मोरपाल आते हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के पसंद के रूप में उन्हें टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबला में जो है मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। प्रमोद जैन भैया कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने ये चुनाव जीता। और जब ये समय जैसे गुजरता जा रहा है, समीक्षाएं प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से बिना लेटर हेड का कह सकते हैं कि मोरपाल सुमन का ये भी कहना है कि उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी है जब उनसे इस बारे में बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बिल्कुल आपने सिलसिलेवार ढंग से बताया। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं, जहां पर देखिए जहरीला बीज खाने से 4 बच्चे बीमार हुए। जरा आप जान लीजिए कि बीमार में 3 लड़कियां और एक लड़का भी शामिल है। और खेल खेल में बच्चों ने जहरीला बीज खा लिया। खेल खेल में गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव की पूरी घटना। तो जहरीला बीज खाने से 4 बच्चे बीमार और खेल खेल में बच्चों ने जो है जहरीला बीज खा लिया। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अंबापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव की ये पूरी घटना जो है वो सामने आई। खेल खेल में बच्चों ने जहरीला बीज खाया है। आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर जान लीजिए। मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमडी बनाने के ठिकानों पर पुलिस का छापा पड़ा है। एमडी बनाने के सेटअप को पुलिस ने नष्ट किया। मौके से एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जब्त की। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हुआ है। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। तो हारून अजमेरी जो है वो फरार है। बहरहाल हम आपको बता दें, मौके पर एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जो है वो जब्त की गई है। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हो चुका है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बताएं, मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमडी बनाने के ठिकानों पर पुलिस का छापा और एमडी बनाने के सेटअप को पुलिस ने जो है नष्ट कर दिया है। मौके से एमडी और एमडी बनाने के सामग्री जो है वो भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी हारून अजमेरी फरार हुआ है, जिसकी तलाश अब पुलिस जो है वो कर रही है लगातार। इरफान खान संवाददाता फोन लाइन पर। इरफान, कौन है हारून अजमेरी, जरा बताएं, उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने पिछले दिनों ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई की थी। ये जो सेटअप है हथुनिया थाना क्षेत्र के अंदर ही बागलिया है, बागलिया के जंगल के अंदर लगाया हुआ था, जहां पर जाकर हमने मौके पर भी ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिव की थी। जहां एक ढलान के अंदर, एक और तो नदी है और दूसरी ओर पहाड़ी, यानी कि ऐसी ढलान के अंदर ये सेटअप पूरी तरीके से लगा रखा था। उसके बाद वहां से एमडी बनाने की सामग्री भी बड़ी मात्रा में पुलिस ने जब्त की थी। साथ में वहां से मौके से एक तस्कर को भी जो वहां निगरानी कर रहा था, क्योंकि हारून अजमेरी नाम का ये तस्कर है, यह वहां पर अवैध रूप से एमडी बना रहा था फैक्ट्री में। यह अस्थायी रूप से फैक्ट्री लगा रखी थी, क्योंकि ये लोग जगह जगह चेंज करते हैं, कभी मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं तो कभी राजस्थान की ओर। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस का मुखबिर तंत्र इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहा है। उसी को लेकर पुलिस को सूचना मिली कि इस बागलिया के जंगल में कोई अवैध रूप से एमडी बना रहा है। इसी प्रकार से एक सेटअप झोपड़ी के रूप में लगा रखा है। उसके बाद पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर दबिश भी दी थी। दबिश के दौरान वहां से एमडी और एमडी बनाने की सामग्री जब्त की थी। साथ में मौके से जो निगरानी कर रहा था उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पता किया था कि आखिर ये पूरा सेटअप किसने लगाया हुआ है। तो हारून अजमेरी नाम का जो तस्कर है उसका नाम निकलकर सामने आया। उसके बाद पुलिस लगातार उस तस्कर की भी तलाश कर रही है। आज पुलिस ने इस पूरे सेटअप को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई पुलिस की मानी जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब जरा आगे बढ़ें और बात करें जयपुर से जो बड़ी खबर है उसके बारे में। एक्शन मोड में सीएम भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं और भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचे हैं। संपर्क हेल्पलाइन 181 यानी 181 का निरीक्षण किया है और परिवादियों से सीएम ने सीधा संवाद किया है। संवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो 181 पहुंचे सीएम।
संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। परिवादियों से सीएम ने सीधा संवाद किया है। संवाद कर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के यहां पर निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो 181 पहुंचकर कैसे वो त्वरित फोन लाइन पर सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर। सुशांत, तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने लगातार दर्शकों को। 181 पहुंचे सीएम, निरीक्षण किया है, परिवादियों से सीएम ने सीधा संवाद किया। क्या कुछ और क्या दिशा निर्देश दिए गए, जरा बताएं उसके बारे में सुशांत। देखिए, 181 राजस्थान के तमाम नागरिकों के लिए वो जरूरी हेल्पलाइन है जिसमें वो सीधे सरकार तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। और पिछले 3 महीने में चौथी बार है जब मुख्यमंत्री 181 के कंट्रोल रूम में पहुंचे। नागरिकों से खुद उन्होंने एक ऑपरेटर की तरह बात की है, उनकी समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को निर्देशित किया है। और सीएम के इस दौरे के बाद से हमने देखा है लगातार जो समस्याओं का समाधान है उसमें त्वरित गति से तेजी आई है। लोगों की समस्याएं अब अधिकारी बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं और मुख्यमंत्री लोगों से जब बात करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं तो ये भी फीडबैक लेते हैं कि अधिकारी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा संकेत है, सिस्टम को ठीक करने के लिहाज से बहुत जरूरी कदम है और मुख्यमंत्री के जो ये कवायद है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। राजस्थान में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा चुका है। विधानसभा में 0 आवर के दौरान हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और कहा कि तेज आवाज आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि विधायक का काम क्या सिर्फ लाउड स्पीकर ढूंढना है? क्या कुछ कहा है, जरा दिखाते हैं आपको। लाउड स्पीकरों के बारे में चर्चा की है मैंने। जो भी तेज आवाज में लाउड स्पीकरों में के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम करता है, पढ़ने वाले बच्चों को उससे समस्या उत्पन्न होती है, माइग्रेन वालों को होती है, बीमारों को होती है, अस्पताल स्कूलों में होती है, एग्जाम के टाइम पे होती है। अब वो कोई धर्म हो सकता है, लाउड की बात हो रही है, लाउड स्पीकर। और सनातन में कोई भी 5, 8, 10 मंजिल बनाकर और प्रत्येक मंजिल में 4-4 भोंपू नहीं टेकता है और भोंपू की आवाज बार बार मशीन को ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं करता है और दिन में 5 बार नहीं करता है। कभी कभार कोई उत्सव त्योहार होता है सनातनियों का, कभी कभार कोई मेले होते हैं सनातनियों के, प्रतिदिन का ऐसा माहौल नहीं होता है। और फिर भी कहीं सनातनियों का भी होता हो और उस लाउड से उस क्षेत्र में कहीं किसी को समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी है कि हम उसको कम करेंगे। बाल मुकुंदाचार्य ये भगवा जो पहनते हैं उनकी तो लाज उनको रखनी चाहिए, उनकी तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सेकुलर देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर को अपनी अपनी आजादी है। और ये इस तरीके की कभी ठेले चेक करता है, कभी लाउड स्पीकर चेक करता है। एक एमएलए का यही काम रह गया क्या? बड़ी खबर जोधपुर से। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला 48 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जोधपुर एसीपी छवि शर्मा का बयान, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटनास्थल को सीज कर दिया गया है और पुलिस हर पहलू से, हर एक एंगल से जो है जांच में जुटी हुई है। लेकिन 48 घंटे बीत गए, अभी तक पोस्टमार्टम नदारत है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो अभी तक नहीं आई है और ये अपने आप में बड़े सवाल जो है खड़े करते हैं। घटनास्थल को सीज कर दिया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस हर एक पहलू से, हर एक एंगल से इसे जांच कर रही है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का ये पूरा मामला और 48 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड है और जो जहां वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहां लास्ट टाइम वो अलाइव थे, वहां पर उस घटनास्थल को प्रॉपर्ली सीज किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा उसकी प्रॉपर्ली सर्च किया गया है और आइंदा कोई नया कोई तथ्य सामने आता है तो उस हिसाब से और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा और अभी जांच जो है वो जारी है। बड़ी खबर जयपुर से। प्रेम बाइसा की मौत पर टीकाराम जूली का बयान, जूली ने की मामले की सीबीआई जांच की बात। मामले की सीबीआई जांच भी कराई जानी ही चाहिए। तो ये टीकाराम जूली कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। कि मैं समझता हूं जो भी डिमांड अगर सीबीआई जांच की भी आती है और परिजन और भक्त और श्रद्धालु अगर इससे संतुष्ट नहीं है
तो निश्चित तौर पर पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो, ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ इश्यू है। और जिस प्रकार से रहस्यमय घटना के अंदर जो डेथ हुई है वो कई बातों की ओर इशारे करती है। तो इसमें मैं समझता हूं या तो कोई जुडिशियल कमेटी बने या सीबीआई से इसकी जांच हो। देखिए, बाड़मेर से खबर है, जहां कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। हजारों जो उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उन्होंने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है और उनके पैतृक गांव स्थित शिव शक्ति धाम आश्रम में उन्हें समाधि दी गई है। अनुयायियों का कहना है कि साध्वी प्रेम बाइसा ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी अचानक मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया है। कोलू मठ के महंत जेठनाथ ने बताया कि सोमवार को विधि विधान के साथ समाधि स्थल पर पूजा किया गया। अनुयायियों ने प्रशासन से मांग की कि इस मौत की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई जरूर सामने आए और दोषी अगर पाए जाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई। समाज के लोग और सभी लोग यहाँ पे पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे, इनको समाधि का कार्यक्रम हो चुका है। समाधि इनको दिला दी गई है इनके पैतृक गांव में। आइए जानते समाज के लोगों से और इनके स्थानीय लोग और जो इनके रिश्तेदार थे किस तरीके से यहाँ का माहौल था, क्या घटना थी, किस तरीके से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेठनाथ, जसनाथ आश्रम कोड़ू। ये घटना 3 दिन पहले की है और आज प्रेम बाइसा का यहाँ परेऊ इनका पैतृक गांव है और इनका खुद का आश्रम है शिव शक्ति धाम, जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार समाधि दी गई और बहुत हजारों की संख्या में यहाँ भगत मौजूद थे और प्रशासन भी मौजूद था। आने वाले समय में छतरी वतरी भी बनेंगे? हाँ, सब कुछ होगा, छतरी बनेंगे। हाँ। इनका सोमवार को समाधि पूजन का भी प्रोग्राम रखा गया है। आपका पुलिस प्रशासन से और बाकी जो एजेंसी है जहाँ, उनसे क्या मांगे, किस तरीके की आप जांच चाहते हैं? हमारे सभी भक्तों की, सभी अनुयायियों की, साधु संतों की यही मांग है कि पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करते हुए और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, बोर्ड है, उनसे भी हमें यही अपेक्षा है कि वो एकदम सही रिपोर्ट इनको संपर्क और लोगों को, अनुयायियों को प्रदान करें। और हमें आशा भी है कि वो एकदम उचित कार्रवाई करते हुए एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। जो हुआ उनका प्रशासन से यही निवेदन है, सब आम जनता का भी, बाइसा के साथ क्या कुटाराघात हुई है, क्या नहीं हुआ है, उनके दूध का दूध और पानी का पानी सही तरीके से जांच बैठाए। जो भी जांच होगी, जो भी आप जी ने बोला, निष्पक्ष जांच हुए, यही हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से। आप लास्ट टाइम बाइसा से कब मिले थे? मैं लास्ट टाइम मिला था सोमेश्वरा के अंदर, भागवत कथा थी, जसरा जी धतरवाड़ के यहाँ लास्ट टाइम मिले थे। बहुत अच्छा, भक्ति के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं और हम भी प्रेम बाइसा का बहुत भी कथा वगैरह सुना, बहुत अच्छे मतलब ज्ञान वगैरह बहुत बढ़िया, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बड़ी जवाब दे रहे हैं। ये थे संत समाज के लोग और स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रेम बाइसा के साथ जो भी घटना घटित हुई उसका एक जांच हो, जांच के बाद इनको न्याय मिले ताकि इस पूरी घटना का खुलासा हो सके, आखिर इनकी जो डेथ हुई उसके पीछे क्या कारण है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके पूरे पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और आज उनका पेरेऊ के शिव शक्ति धाम, उनके आश्रम में विधि विधान से समाधि देकर अंतिम संस्कार किया गया। गांव के युवाओं ने बताया कि हम बचपन से ही साध्वी प्रेम बाइसा से भगवान की कथा यानी भागवत कथा सुनते आ रहे हैं। दरअसल साध्वी की मौत से पहले उन्हें सर्दी जुकाम होने के कारण इंजेक्शन लगाया गया था। इसके तुरंत बाद हालत और बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कथावाचक प्रेम बाइसा की अचानक मृत्यु होने के बाद उनके गांव आज परेऊ में लाया गया और परेऊ में जो इनका मठ था वहाँ पे इनको समाधि दिलाई गई और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और जो उनके रिश्तेदार, जो आसपास के गांवों के और जो बाड़मेर जिले से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनके अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं आखिर इनको किस तरीके के समाचार मिले और इनको अब इनकी क्या बात है और इनके पास क्या जानकारी है, किस तरीके, क्योंकि लोगों के द्वारा बात की जा रही है कि जो साध्वी प्रेम बाइसा थी, इनकी जो माता जी थी, इनकी भी ऐसे ही अल्प समय में मृत्यु हो गई थी। तो इसके पीछे इनको किसी की साजिश लग रही है या कोई और कारण है, क्या घटना है? मैं परेऊ का लोकल हूँ। अच्छा, प्रेम बाइसा को कब से जानते हैं? मैं 2007 से जानता हूँ। अच्छा, कब से कथा सुन रहे थे, क्या सुनते थे, कौन कौन सी कथाएं उनकी आपने सुनी? श्रीमद् भागवत कथा ही सुनते थे, वही कथा करते थे। बाकी नानी बायरा मायरा वो भी। अच्छा,
अच्छा आप बताओ क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके आपके पास क्या जानकारी मेरे है? पास तो जानकारी जहाँ तक भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला। पहले हमें खुद को पता नहीं था और पता लगा था, हम खुद गए जोधपुर हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पे जो लोग वहाँ उत्तम मचा रहे थे कि भाई बाप जी ने मना कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। बाप जी ने ऐसा कुछ नहीं, बाप जी ने कहा मेरे परिजन और साधु संत जाए उसके बाद में पोस्टमार्टम करवा लूँगा। अच्छा, एक जो पोस्ट उसके बाद वायरल हुई उसको लेके भी कहा गया बाकी सारी चीजें, क्या मामला था? और जो आपने बाप जी ने एफआईआर दी है या पुलिस को जो कंप्लेंट दी वो किस तरीके की थी? कंप्लेंट तो बाप जी ने वो गलत इंजेक्शन का ही दिया है और उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अभी तक उसको अपराधी तो घोषित नहीं किया है। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट देने के बाद पता चलेगा अपराधी तो और कौन है, क्या है, उसका साजिश है, क्या है, समझ पूरा स्पष्ट उस हिसाब से होगा। और बाकी आप लोगों को किसी पे शक ऐसा कुछ लगता है कि कोई साजिश हो सकती है इसकी? साजिश का नहीं कह सकते सर फिलहाल कुछ। प्रेम भाई साहब को तो जन्म से ही हम जानते हैं साहब, यहीं के निवासी है। मेरा गांव कुंपलिया है और आज सुबह लगभग 11:15 के आसपास यहाँ सतीश कौम के सभी भक्तगण आए थे और विधिवत रूप के द्वारा समाधि दी गई थी। अच्छा, तो आपको कब समाचार मिला और एकदम से जब पता लगा कैसा लगा? और कोई आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश या कोई कारण? साजिश तो कारण तो ये तो अभी तक तो साहब नहीं कह सकते हैं। जब इसकी जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, उस समय पता चलेगा। आप युवा हो, आप कब से सुनते थे, क्या करते थे और आप पहली बार कब मिले थे? हम बचपन से ही जानते हैं प्रेम भाई साहब को। पहले अब यहाँ पे 2-3 बार भागवत कथा और नैनी बाई का मायरा हुआ था, वो हम सुनते थे सब। आज आप कितने बजे आए, किस तरीके का यहाँ आज कार्यक्रम? सुबह से आए थे हम, 2-3 हजार के लगभग संख्या में भक्तगण थे और सब विधि विद्वान हुआ था। समाधि का सुबह से देख रहे हैं 2-3 हजार के लगभग भक्त थे। कैमरा सहयोगी भराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। बड़ी खबर जयपुर से। विधानसभा में तारानगर विधायक का सरकार पर नरेंद्र बुड़ानिया ने अभिभाषण के दावों को लेकर घेरा है। सरकार पर सत्ता के नरेश में रहने का आरोप लगाया है। जनता के बीच जाओगे तब आपको पता लगेगा, नरेंद्र कहना है। क्या कहना है उनका? राजेंद्र राठौर पर इशारों साधा निशाना। हालात ये हैं कि ना आपसे किसान खुश है, ना आपसे युवा खुश है, ना आपसे महिलाएं खुश हैं, ना पिछड़ा वर्ग खुश है, ना वंचित वर्ग खुश है। मेरी बात पे हंस रहे हैं, लेकिन आप जब जनता के बीच में जाओगे ना, आज तो नशे में हो, राज के नशे में, जब जनता के बीच में जाओ पता लगेगा। हालात ये बने हुए हैं कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं, गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं और जाके पूछते हैं कि कोई उद्घाटन करना है क्या, तो उद्घाटन कर देते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपना जन्मदिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच मनाया। चुमू पुलिया स्थित भवानी निकेतन के परिसर में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि उनका जन्मदिन हर साल जनता के बीच ही मनाया जाता है। कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन कहे जाने पर उन्होंने साफ कहा कि उनके क्षेत्र की जनता का स्नेह है, कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं। उन्होंने आगामी बजट पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिससे हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिले। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। और इसी के साथ फिलहाल धोरों की धार में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। नमस्कार।